आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और एनवायरनमेंट के इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिनेरियो, उसके टाइप्स और एडवांटेजेस की। जी हाँ, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, जहां 2030 तक 40 करोड़ कस्टमर्स को मोबिलिटी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ख़ास बात यह है कि 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो एमिशन को हासिल करने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ को इंश्योर भी करना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें बेहतर वॉकेबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, रोड्स और अच्छी कारें और बाइक की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक कारों और बाइक्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं। बैटरी प्रोडक्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टेब्लिशमेंट, जिसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। IIT दिल्ली से एमटेक विक्रमजीत सिंह सेतिया, एनर्जी इकोनॉमिस्ट और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी डॉक्टर गोपाल के सारंगी, और वैक्मोकॉन प्राइवेट लिमिटेड में प्रोडक्ट मैनेजर IoT अभिषेक सिंह। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में वेलकम है। सबसे पहले सर विक्रमजीत सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में इस समय क्या सिनेरियो है? सबसे पहले हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर का पूरे वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसी का ये एक सबसेट है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर है वो पूरे विश्व का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ऑटोमोटिव सेक्टर है। अभी हमने हाल में ही जापान को और जर्मनी को हमने सरपास किया है। हमारे से जो बड़ी मार्केट हैं वो चाइना और अमेरिका है। और हम टोटल अभी यदि 2023 की बात मैं करूं तो 2023 में हमने टोटल 2 करोड़ और करीबन 60 लाख के आसपास ऑटोमोटिव वाहन जो हमने प्रोड्यूस किए थे। उसमें से हमारी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है 2 करोड़ 12 लाख की है जी। 47 लाख के लगभग व्हीकल हमने बाहर एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जी। इस मार्केट में यदि मैं बात करूं कि ये मार्केट पहले क्या था और अब क्या है इन दी फॉर्म ऑफ GDP, तो GDP में जो इसका जो योगदान है वो 7% है आज के दिन में। 30 साल पहले लगभग 92-93 में इसका योगदान 2.7% था। तो आप ये जानिए कि ये कितना खास और महत्वपूर्ण हमारा एक जो सेक्टर है ऑटोमोटिव सेक्टर, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को और पब्लिक को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। 2 करोड़ और 60 लाख के जो मैं टोटल वाहन की बात कर रहा हूँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वाइज कुछ ऐसे है कि सबसे जो ज़्यादा हमारे देश में लगभग मोर देन 78% जो है 2 व्हीलर्स बनाए जाते हैं। 18% के आसपास जो है हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा पैसेंजर व्हीकल का है, 5% हमारा कमर्शियल व्हीकल का है और 2% हमारा 3 व्हीलर्स का है। जी, अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इंडिया के ई व्हीकल्स की बात करें तो किस तरह का रिस्पांस लोगों को, क्या इंटरेस्ट उनमें दिखाई दे रहा है? अगर हम पिछले सालों की बात करें तो किस तरह का रिस्पांस, इंटरेस्ट लोगों का देखने को मिल रहा है? राइट। सो इसमें ईवी काफ़ी मतलब रिसेंटली अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है, राइट। तो इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है लोगों में रेंज एंजाइटी को लेके, एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि करंटली टेक्निकली इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इंडिया में हम लोगों ने अभी फिलहाल 2 चीज़ें स्टार्ट की। एक है बैटरी स्वैपिंग। तो मोस्टली क्या होता है कि लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल व्हीकल्स, जैसे ई रिक्शाज हो गए या फिर कोई लोडर हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो चार्जिंग टाइम है काफ़ी हाई रहता है जी। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बैटरी स्वैप कर लीजिए या तो आप फास्ट चार्जिंग कर दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका अभी जो करंटली जो हम लोग मोस्टली फॉलो कर रहे हैं मोस्टली बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग में क्या होता है कि आपको बैटरी का अपफ्रंट पूरा कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। आप पे पर यूज़ कर दीजिए, जितने बार बैटरी यूज़ होगी उतने बार आप उसका पेमेंट करेंगे। एंड अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है, जैसे कि अगर खुद की कार है हमारी, तो उसमें बैटरी स्वैपिंग इज़ नॉट अ वेरी फीजेबल ऑप्शन, क्योंकि खुद की गाड़ी कोई चूज़ नहीं करेगा बार बार बैटरी स्वैप करने के लिए, उसमें मैकेनिकल थोड़े से इशूज आ जाते हैं। सिंस कमर्शियल व्हीकल्स का लाइफ कंपैरेटिवली कम रहता है, इट्स मोर टुवर्ड्स द यूटिलिटी, उसमें स्वैपिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड फॉर पर्सनल यूजेस वी गो फॉर फास्ट चार्जिंग। अब फास्ट चार्जिंग में भी उसमें अभी जो करंटली टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। पहले ये फास्ट चार्जिंग काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट नाउ करंटली क्या हो रहा है कि इंडिया में हम लोग पूरा खुद डेवलप कर पा रहे हैं। फास्ट चार्जर्स यहीं पर डेवलप हो रहा है, चाइना से डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो गई है। सो दैट्स वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम।
एंड इसको बढ़ाने में सबसे बड़ा एक योगदान आई थिंक स्टार्टअप इंडिया का भी है। इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दिया उन्होंने हमारे लिए कि पिछले 4 साल से, मतलब पहले सिर्फ चाइना था, जब भी चार्जर्स खरीदना है, कुछ भी खरीदना है सिर्फ चाइना है, बट नाउ वी आर एबल टू डू R&D इन हाउस एंड लाइक काफ़ी इंक्यूबेशंस भी हमारे उसके कारण हुए, जैसे कि IIT दिल्ली के हो गए, ISB ने भी हमको इंक्यूबेट किया है। तो ये एक ऐसा काफ़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दिया जिससे ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो रही है। जी बिल्कुल। तो अभिषेक बता रहे हैं कि काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की वजह से चीज़ें बदल रही हैं और बेहतर हो रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर गोपाल आपसे समझना चाहेंगे ज़रूरत क्या है ई व्हीकल्स की? थैंक यू मैडम। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़रूरत के बारे में हम अगर बात करें, इम्पोर्टेंटली हमको ये सोचना पड़ेगा कि इसका जो ज़रूरत है ये बेसिकली आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का इशू अभी ग्लोबली आ रहा है जी। इंडिया का, इवन दो इंडिया का जो टोटल एमिशन कंट्रीब्यूशन है 7% है, बट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि एमिशंस को रिड्यूस करना, ख़ास तौर पर देखा जाए कि हमारे जो पुअरर कम्युनिटी है, पुअरर सोसाइटल लोग हैं, उनके लिए जो इम्पैक्ट है बहुत काफ़ी नेगेटिव रहेगा। इसीलिए कंसिडरिंग दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रोल आ रहा है वो बेसिकली इसीलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रांजिशन होगा, हमें अभी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी ट्रांजिशन का डिबेट कर रहे हैं। ये ट्रांजिशन ऐसे होता है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों अभी इंटीग्रेट होंगे जी। और ये जो इंटीग्रेट होंगे, जैसे हमारे साथी स्पीकर ने बोले हुए कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये काफ़ी चेंजेस लाएगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट की चार्जिंग स्टेशन कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टाइप्स ऑफ चार्जिंग स्टेशन, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, वो काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। ये जो सारे चेंजेस होगा, इसको आंख के सामने रखकर काफ़ी सारे स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, 30 स्टेट्स पॉलिसीज भी ड्राफ्ट कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे लेके जाएं। कंट्री लेवल में भी काफ़ी सारे पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुका है। 2015 से लेकर हमारा जो पॉलिसी ड्राइव है, इट इज एक्चुअली टेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल टू वेरी न्यू रेजिम। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। हम आगे जाके बात करेंगे कि किस तरह से डिटेल पॉलिसी आ रहा है और क्लाइमेट चेंज में इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, सो अभी 10 to 12% GHG एमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही आ रहा है। सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को गवर्नमेंट ने काफ़ी एम्फसाइज किया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल सेक्टर जिसको लेकर हमने एमिशन रिडक्शन कर सकते हैं। नॉट ओनली रोड ट्रांसपोर्ट, इवन द अलग ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे शिपिंग में भी नाउ देयर इज अ पॉलिसी ऑन ग्रीन शिपिंग, एविएशन में भी। सो एविएशन इंडस्ट्री समथिंग विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू GHG एमिशन, उसमें भी हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स ला रहे हैं। सो एंटायर गैमट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू GHG एमिशंस इज गोइंग टू बी चेंज्ड, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, in terms of the way the charging station will be designed, requirement of land, all these. बिल्कुल। तो आपने कहा कि इससे एमिशन जो है वो कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर रहेगा, इसलिए ये नीड ऑफ द आवर है। यहाँ पर विक्रमजीत जी आपसे समझना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि कई टाइप के ई व्हीकल्स होते हैं, तो इस समय आजकल अभी हम जो देख रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो किस टाइप के ई व्हीकल्स ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जो हमारे देश में टोटल, अभी मैं हाल ही की बात करूं तो 12 लाख और करीबन 70,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि पिछले साल से उनका 172% इजाफा हुआ है। उससे पिछले साल मात्र 4 लाख और 70,000 व्हीकल हमने प्रोड्यूस और बेचे थे। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है टू व्हीलर्स हैं, और टू व्हीलर्स का जो तादाद है वो ओवरऑल व्हीकल में भी ज़्यादा और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ज़्यादा है। टोटल 8.25 लाख के आसपास टू व्हीलर्स हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में बनाए थे और उनको बेचा गया था जी। एज कम्पेयर टू यदि मैं टोटल मार्केट देखूं टू व्हीलर की, तो वो 1 करोड़ और 60 लाख से ऊपर है, सबसे बड़ा मार्केट है। और इसका जो ये मेजर कारण है इतनी बड़ी मार्केट का, वो ये है कि हमारे देश में लो इनकम लेवल वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, और लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है या फिर हमारा टोटल जो बाज़ार है इस तरह से बना हुआ है कि लोगों को टू व्हीलर्स पर जाना ज़्यादा संभव रहता है, चाहे वो डीलरशिप बिजनेस से जुड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़े हैं, रिसेंटली स्विगी और ये सब तरह के बिजनेस आए हैं उनमें जुड़े हैं, या फिर एक जो छोटी इनकम वाले अपने पारिवारिक
रिश्तों को निभाने के लिए भी कोई व्हीकल का यूज़ करता है तो वो टू व्हीलर्स का यूज़ करता है। जी। तो सबसे बड़ी मार्केट ये हो गई। दूसरे नंबर पे मार्केट जो आती है हमारी पैसेंजर व्हीकल की आती है, इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जिसमें 3 व्हीलर अभी सबसे ज़्यादा है। 3 व्हीलर हमारे 4 लाख के आसपास हैं। जी। और अब मैं बात करता हूँ कि हमारे टाइप क्या क्या है इन व्हीकल्स में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टाइप है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्हीकल्स प्रोड्यूस और रोड्स पे अभी जो चल रहे हैं, वो है BEV। BEV मतलब बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो व्हीकल्स आता है हमारा दूसरे नंबर पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और तीसरे नंबर पे आता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इसमें एक बैटरी होती है और दूसरा हमारा एक मोटर होता है। जी। जो हमारा प्रपल्जन है इसमें, जिससे एनर्जी मिलती है व्हील्स को, पावर मिलती है और टॉर्क मिलता है, वो हमें बैटरी के थ्रू एक मोटर से मिलता है। जी। जो हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें बैटरी और मोटर भी होती है, साथ के साथ उसमें इंजन भी होता है। तो दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2। तो उस कम्बिनेशन में हमारा जो व्हीकल है, जब हम चाहें हम अपना इंजन से चला सकते हैं और जब हम चाहें हम अपना बैटरी से चला सकते हैं। बिल्कुल। और इवन जो बैटरी को चार्ज करने के लिए इंजन की भी हेल्प लेते हैं। उसमें इंजन से जो पावर आती है उससे हम बैटरी को भी चार्ज करते हैं। साथ के साथ जब हम ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उस समय जो हमारा मोटर है, क्योंकि उसको उस समय पावर तो देनी नहीं है, उस समय वो मोटर एज ए अल्टरनेटर काम करता है। जी। और एज ए अल्टरनेटर वो हमारी बैटरी को दोबारा से चार्ज करता है। जी। ओवरऑल जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन सब में जब ब्रेक लगाते हैं उस समय जो पावर लगानी नहीं है, पावर को हमें डिस्पोज ऑफ करना है, उस डिस्पोज ऑफ ना करके हम उस पावर को एज ए हम यूज़ करते हैं एनर्जी। उस समय हमारा जो मोटर है वो अल्टरनेटर की तरह काम करता है और उस अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बैटरी में स्टोर हो जाती है। तीसरा जो हमारा है, हमारा फ्यूल सेल का जो कंसेप्ट है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें हाइड्रोजन को फ्यूल को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर हम उससे फिर दोबारा मोटर चलाते हैं। जी। तो तीनों टाइप के जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें मोटर तो है ही है, बल्कि जो हमारा हाइब्रिड व्हीकल था उसमें IC इंजन भी लगा हुआ है, जो कि फॉसिल फ्यूल से चलता है, चाहे वो गैस हो सकती है, चाहे वो CNG हो सकती है, या फिर पेट्रोल हो सकता है। तो मतलब जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें एमिशंस आएगा, लेकिन कम आएगा एज कम्पेयर टू जो हमारे आजकल के वाहन है। जो पहला बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है वो जीरो एमिशन है। जो हमारा फ्यूल सेल वाला जो कंसेप्ट है उसमें लिमिटेड या बिल्कुल नेग्लिजिबल एमिशन है। तो ये 3 टाइप है। अब मैं इन तीनों टाइप्स के आपको कुछ एक विशेषताएं बता देता हूँ आगे। एनर्जी कि इन तीनों में एनर्जी कहाँ से आती है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एनर्जी हमारी बैटरी से आती है, और हमारा हाइब्रिड जो व्हीकल है उसमें एनर्जी हमारी इंजन से भी आ रही है और उसमें एनर्जी हमारी बैटरी से भी आ रही है। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हमारा जो चार्जिंग के लिए 2 कंसेप्ट हैं। एक तो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उसमें दूसरा एक कंसेप्ट है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मतलब हम उसको लाइक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह हम उसको प्लग इन करके हम उसको प्लग से चार्ज भी कर सकते हैं अलग से। और जो तीसरा है हमारा, उसमें जो एनर्जी आ रही है हमारी हाइड्रोजन से आ रही है, जो कि एक नॉन फॉसिल फ्यूल की तरह है। बिल्कुल। और एडवांटेज जो इसमें है, एडवांटेजेस के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। विक्रमजीत जी, आपने बड़ी तफसील से बताया टाइप ऑफ ई व्हीकल्स और कैसे एनर्जी कहाँ से आती है, किस तरह से फंक्शन करते हैं, बहुत तफसील से विक्रमजीत जी ने बताया। अभिषेक, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, यहाँ पर डॉक्टर गोपाल ने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है, कैसे उसमें IoT काम करेगा? इसके पहले वी शुड नो दिस वन थिंग कि फ्यूचर इज कनेक्टेड, राइट? सो व्हाट कनेक्टेड मीन्स हियर इज कि सब कुछ आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। जी। अभी इन लास्ट फ्यू इयर्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है कि दिस इज अवेलेबल एट अ वेरी इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर एवरीवन। जी। तो उससे क्या होता है कि जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि लेट्स से अगर आपकी कार आप चला रहे हैं, आप सर्विसिंग के लिए लेके जा रहे हैं, सर्विस में लेके जाएंगे, वहाँ पे वो गाड़ी एक दिन रखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपका ये पार्ट खराब हुआ है, एंड उसके बाद वो पार्ट ऑर्डर करके ठीक करेंगे, राइट?
तो फ्यूचर इज कनेक्टेड यहाँ पे कहाँ आ रहा है कि अभी जो न्यू व्हीकल्स है सब में लाइक वी आर हैविंग IoT सिस्टम। IoT क्या करता है बेसिकली, सारा डेटा जितने भी गाड़ी का है वो एक क्लाउड पे शेयर कर देता है। क्लाउड दोनों के पास रहता है, कस्टमर के पास भी रहता है एंड अपने सर्विस सेंटर के पास भी रहता है। सो इन दिस थिंग व्हाट हैपेंस कि आपको जो बीच में जो डाउन टाइम जो 3-4 दिन का है वो दैट रिड्यूसेस डायरेक्टली टू 1 और 2 डेज, जहाँ पे आपकी गाड़ी बस जा रही है, यू बुकिंग द स्लॉट एंड गेटिंग इट रिपेयर्ड। जी। सो सिमिलरली ये चीज़ फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है कि मोस्टली सब कुछ डेटा ड्रिवन ही रहने वाला है। जी। IC इंजन में पहले थोड़ा सा ये मतलब दिस वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इस पर डेटा लॉगिंग में काफ़ी इशू होता था, क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज गेट द व्हीकल, उसमें काफ़ी मैन पावर लगता था फॉर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द व्हीकल। बट नाउ गोइंग अहेड अब सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है, जो कि अब ई व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड होंगे तो उससे आसान हो जाएगी आपको अपनी कार की सर्विस कराना, उसको ट्रैक करना, ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल, हम बात कर रहे हैं कि ये अब एनर्जी कहाँ से आएगी। एनर्जी की अगर हम बात करें, फॉसल फ्यूल पर हमारी गाड़ियाँ अब तक चलती रही हैं, तो इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी और कैसे अवेलेबल होगी? बहुत बढ़िया एंड इम्पोर्टेंट सवाल है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि जो एनर्जी का बात है, जो मैं से पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज गेटिंग इंटीग्रेटेड। सो द आइडिया ये है कि ग्रेजुअली हम जब एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, हमारे ग्रिड के जो कंपोजिशन है कि नाउ वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 60 to 70% फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। सो आइडिया बेसिकली तो ग्रेजुअली द एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्स जो है वो रिड्यूस करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे आप विंड का बोलिए, सोलर का बोलिए, ग्रीन हाइड्रोजन बोलिए, दैट वुड इंक्रीज। सो ग्रिड का अगर जो कंपोजिशन है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा, तो ये बड़ा इम्पैक्टफुल, पॉजिटिव इम्पैक्टफुल रहेगा ग्रिड जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जी। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम जो टारगेट है, जैसे हमारा 2030 का टारगेट है कि 30% न्यू व्हीकल्स वुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो टारगेट के हिसाब से हमारा ग्रिड कंपोजिशन है वो चेंज करना जरूरी है। जितने जितने हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐड करेंगे हमारा पोर्टफोलियो में, बास्केट में, उसी हिसाब से हमारा ग्रिड कंपोजिशन चेंज होना चाहिए। पहला चीज़ ये है। दूसरा आइडिया था कि एक डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम हम बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी DRE सिस्टम्स। उसमें क्या द एक्सपेक्टेशन इसकी जहाँ जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगेगा, सपोज आपका ग्रिड का कंपोजिशन चेंज नहीं हो पाया, तो आपने क्या करेंगे, सोलर जो मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी, तो आप वहाँ पे सोलर यूज करके आप वहीं चार्जिंग स्टेशन को रिचार्ज करवाइए, सो दैट आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है दैट इज गेटिंग डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल्स, वो हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि सपोज आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में, एंड यहाँ पे है दिल्ली में। सो मुंबई द फर्स्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। Delhi is the second city. Now you can actually have more electric vehicles in Mumbai and Delhi. You can reduce the local air pollution. But if you don't change the grid, it would essentially lead to relocation of the pollution. तो आप यहाँ पे pollution को हटा रहे हैं, जी। आपका एयर जो है वो बेटर हो रहा है, प्यूरिफाइड हो रहा है, बट आप कहीं ना कहीं आपके कोल बेस्ड थर्मल पावर लगा रहे हैं। सो ये ग्लोबल हमारा जो गोल था, लार्जर गोल कि क्लाइमेट चेंज का जो एमिशन है उसको कम करना है, so that is not going to be impactful. So हमको you have to keep that in mind. Even government also has taken that into consideration कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टारगेट है, उसी टारगेट के हिसाब से हमको ग्रिड का कंपोजिशन चेंज करना है। जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। टारगेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टारगेट के हिसाब से हमको कंपोजिशन ऑफ ग्रिड चेंज करना होगा। डॉक्टर गोपाल कह रहे हैं 2030 तक 40 करोड़ कस्टमर्स को मोबिलिटी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। विक्रमजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एडवांटेजेस की बात कर रहे थे, कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए 2030 की मैं बात करूं, तब तक जो हमारा लक्ष्य है वो है कि हम कम से कम 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल हम मार्केट में ले आए, जो कि मोटा मोटा यदि 2022 से कंपैरिजन में मैं कहूँ 49% CAGR ये 8 साल में रहेगा। 2022 से 2030 में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आप सोचिए आज की डेट में यदि 2.5 करोड़ व्हीकल बन रहे हैं, तो उसमें यदि आज की डेट में 12.5 लाख ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और मार्केट में उनका उपभोग हो रहा है, तो उस समय 1 करोड़ व्हीकल जो कि 5 करोड़ लगभग नई जॉब्स लेके आएगा उस समय के हिसाब से। 5 करोड़ नई जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे चाहे वो वेंडर बेस्ड हो, चाहे वो यूटिलिटी बेस्ड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हो, कहीं ना कहीं 5 करोड़ लोग उसका लाभ उठाएंगे। एक बहुत बड़ा लाभ होगा और उससे हमारा
30% जो है एमिशन कंट्रोल होने वाला है, जो कि 2070 में हमारा नेट जीरो मिशन की तरफ जाने का जो हमारा वादा है, गवर्नमेंट ने जो एक प्रॉमिस लिया है, अभी COP28 में भी उसको फिर से हमने कमिट किया है। बिल्कुल। और उसको कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा ही योगदान होगा, जो कि हम जो 30% जो अचीवमेंट हम कर लेंगे 2030 तक। बिल्कुल। COP26 इंडिया ने कहा है कि 2070 तक वो नेट ज़ीरो एमिशन की इन्होंने बात कही है, और बहुत कुछ ये डिपेंडेंट है ई व्हीकल्स के ऊपर। यहाँ पर आपसे अभिषेक समझना चाहेंगे कि जॉब क्रिएशंस की बात अभी विक्रमजीत जी ने कही है कि आपको किस तरह के जॉब क्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम IoT की बात करें, अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो किस तरह की जॉब क्रिएशंस आपको इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से दिखाई देते हैं? राइट। तो एक चीज़ ऐसा है कि करंटली EV काफ़ी न्यू डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है, राइट। तो इसमें काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम है इसकी मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल जी। क्योंकि जैसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आपकी कार ख़राब हुई, आप यूजुअली क्या करते हैं, या तो सर्विस सेंटर जाते हैं या फिर कोई आसपास मैकेनिक मिल गया वो ठीक कर देता है, राइट। बट करंट सिनेरियो में क्या है कि अगर लेट्स से EV में अगर कुछ ख़राब हुआ तो जो मैकेनिक लोग हैं वो लोग उसको ठीक नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन इनफ। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ जाएगा कि ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वो नया आ जाएगा, कि हमको नए लोगों को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। एंड विद दैट बेसिकली क्या होगा कि सर्विसेबिलिटी फैक्टर जो अभी करंटली EV में बहुत कम है वो बढ़ जाएगा। एंड उससे फ़ायदा कहाँ होगा कि जो लेट्स से अगर आपका कुछ मोस्टली EV में ना काफ़ी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है मूविंग, तो मेजरली जो भी डैमेजेस होते हैं दीज आर मोस्टली वायर कनेक्टर्स और समथिंग लाइक दैट। एंड वायर कनेक्टर्स ऐसी चीज़ है जो आप मतलब इजीली चेंज भी कर सकते हैं एंड बेसिकली रिप्लेस भी होती है। बट अगर किसी को उसकी नॉलेज ही नहीं है कि लेट्स से सिर्फ अगर आपका मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर नहीं चल रहा है या फिर ब्रेक नहीं लग रहा है, तो उसमें बेसिकली चांसेस आर कि उसमें से बस जो वायर कनेक्टर है जो मोटर कंट्रोलर में जा रहा है एक्सीलरेटर से वो डैमेज हुआ है। अगर उसका नॉलेज किसी को है तो वो खुद भी फिक्स कर सकता है या फिर बाहर से भी फिक्स करा सकता है। बट करंटली उसका नॉलेज काफ़ी कम लोगों को है। एंड एक और चीज़ क्या होती है कि सिंस इट्स EV ना, तो लोगों के दिमाग में एक स्टिग्मा आ जाता है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो जैसे एक एग्जांपल एक और है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो हम इसमें हवा नहीं भरेंगे क्योंकि सर हमको लगता है इसमें शॉक लग जाएगा। बिल्कुल। तो लोगों को एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है इस पर कि इट्स अ सेफ व्हीकल। एंड क्योंकि अभी रोड पे भी लाइक हम जो रोड पे आ रहा है इट्स वेरी लीगलाइज्ड, वो टेस्टेड है, वो अप्रूव्ड है, उसके बाद ही उसको रोड पे लॉन्च कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा जो एजुकेशनल फैक्टर है वो हमको फोकस करना चाहिए इस डायरेक्शन में। जी बिल्कुल। सेतिया साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो कि एक पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है अभिषेक जी ने कि उसकी सर्विस सेंटर की बात की, लोगों को जानकारी कम है, जो कस्टमर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं उसको, या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए भी उतने काबिल लोग नहीं हैं। क्या एक ये बड़ा लिमिटेशन? देखिए, IC इंजन के कंपैरिजन में शुरू में तो इसका लिमिटेशन आएगा, लेकिन IC इंजन के कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं तो इसमें वर्किंग पार्ट्स कम है, जैसा अभिषेक जी ने भी बताया। और जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा नई जनरेशन को और मैकेनिक्स को जो टर्न करने के लिए फ्रॉम IC इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस समय के साथ साथ जब वो ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी मैकेनिक्स में, तो सभी डीलरशिप जहाँ जहाँ पर वो व्हीकल्स बिकते हैं और वहाँ सब डीलरशिप को ट्रेन किया जाएगा। और एक समय के साथ एक लो कैपेबिलिटी स्केल पर भी हम उसको फिर आगे इजाफा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर भी नहीं है। तो कुल मिला के समय के साथ ये सब भरपूर हो जाएगा और धीरे धीरे जो हमारा स्किल डेवलप उस लेवल पर आ जाएगा जिससे हम पहले के कंपैरिजन में IC इंजन के कंपैरिजन में कम लागत से और कम समय से इसको ठीक कर पाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर गोपाल आपसे समझना चाहेंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिक्स एनर्जी की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर अगर हम बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बैटरी की वजह से ये कार्स काफ़ी महंगी भी हैं अगर ख़रीदने जाते हैं तो, इन कंपैरिजन टू अदर कार्स बहुत महंगी हैं, हालांकि उनका मेंटेनेंस जो है वो सस्ता रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम बात करें, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उनकी डिस्पोजल की बात करें, तो यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज है? बैटरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है, उसमें क्रिटिकल पार्ट है। इम्पोर्टेंटली ये हो रहा है कि अभी जो डिस्कशन चल रहा है ग्लोबली कि बैटरी जो है आपको उसके लिए नए मिनरल्स, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स हम बोलते हैं, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। इनफैक्ट अभी रिसेंट स्टडीज़ बोल रहे हैं कि टोटल ग्लोबली जितना लिथियम्स प्रोड्यूस हो रहा है 60% ऑफ द एंटायर लिथियम इज रिक्वायर्ड
फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। इंडिया का पोजीशन अगर हमने देखें तो इंडिया का पोजीशन थोड़ा क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का रिजर्व्स ही नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ नए जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम का रिजर्व्स पाया गया है, बट इंडिया इज ट्राइंग टू गेट द दीज क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो काफ़ी सारे फोरम्स, काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट्स चल रहा है इंडिया का अदर कंट्री के साथ। सो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है बैटरीज को लेकर, एंड इसीलिए बैटरी नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इवन फॉर द आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है उसको भी अपने अगर एनर्जी एफिशिएंट की तौर पे देखें, उसको सेविंग भी करना चाहते हैं, वो बैटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक बड़ा इशू है। सेकेंड, पॉलिसी लेवल में काफ़ी एफर्ट लिया गया है, नॉट ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट में बैटरी को लेकर काफ़ी स्पेसिफिक एम्फासिस दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी आइडेंटिफाई किया गया है कि बैटरी को प्रोड्यूस किया जाए, नया टेक्नोलॉजी को लाके उसको प्रोड्यूस किया जाए, वो भी इशूज़ है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो चैलेंजेस भी है, एट द सेम टाइम चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए टोटली जो कंट्री में एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल में काफ़ी एफर्ट लिया गया है उसको एड्रेस करने के लिए। सो ये अभी बैटरी का सिचुएशन है। जी विक्रमजीत जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये लिमिटेशंस हैं अगर हम ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर इसकी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अभी कितना लंबा समय लगेगा कि जब हम इंडिया में इसको बड़ी तादाद में बनाने लगेंगे, मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, और जो ई व्हीकल्स हैं उनकी जो प्राइस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगा? देखिए, ये जो कॉस्ट की बात है वो तो इकोनॉमी ऑफ स्केल से नीचे आएगी, और कोई भी आप शुरुआत किसी चीज़ की करते हैं, शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। चाहे हमने 84 में जब मारुति ने 800 मारुति कार लाए थे तो उस समय मात्र 50,000 की वो कार थी। तो यदि आज के कंपैरिजन में मैं उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो आप निकाल के देखेंगे तो उस समय वो 50,000 बहुत महंगा वाहन था उस समय के हिसाब से। तो आज की डेट में भी यदि हम बैटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बैटरी की कार एज कम्पेयर टू दूसरी जो आईसी इंजन वाली कार्स हैं उससे महंगी हैं 2-3 लाख रुपया, तो इसको मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में ये जो इजाफा कॉस्ट का है ये धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 12 लाख के आसपास व्हीकल्स पर पहुंचे हैं। जैसे हम इस 12 लाख से 50 लाख के इजाफे में जाएंगे, जो कि हम 50% के CAGR से हम आगे बढ़ ही रहे हैं, तो ये लगा के चलें कि हम 3-4 साल में इसको पूरी तरह से सेटल कर पाएंगे, और विद इन 3 और 4 ईयर्स हमारा जो बैटरी का कॉस्ट, R&D का कॉस्ट, इंपोर्ट का कॉस्ट और हर चीज़ जो धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और हमारे जो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा और R&D कॉस्ट हमारी नीचे आ जाएगी। R&D कॉस्ट नीचे आने के बाद हमारे जितने भी एक्सिलरी जो Tier 3 और Tier 2 कंपनियां हैं बिहाइंड एवरी OEM, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो नीचे आ जाएगी, और पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा। जो आज की डेट में मैन पावर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नहीं मिलती है, और उनको ट्रेन करने में हमें काफ़ी कॉस्ट आ रही है, जैसा अभिषेक जी ने बनाया, सर्विस अभी पुअर हो सकती है। तो इन सबको पूरा का पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और एक डॉट से डॉट कनेक्ट होगा, और 3-4 साल में ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जी एक अंदाजा है। बिल्कुल विक्रम जी। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक सवाल उठाया कि मैन पावर की कमी है, ट्रेन मैन पावर की कमी है। वहीं पे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर्स की, चाहे वो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हो, ई व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हो, क्या उनके लिए एनवायरनमेंट पॉजिटिव है? क्या उनके लिए वो अगर मैन्युफैक्चर करना चाहें तो कंफर्टेबल है एनवायरनमेंट? तो करंटली अभी सिनेरियो इंडिया में ऐसा है कि जब से ये स्टार्टअप इंडिया जो मैंने बताया था, तो उसके कारण काफ़ी ग्रोथ हुई है, एंड बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र काफ़ी हो रहा है, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें हम इन हाउस यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट के थ्रू लाइक ग्रोथ इज़ मतलब इट्स इनएविटेबल, ये आने ही वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन वी आर देयर। एंड एक बैटरी पे छोटा सा पॉइंट आकर ऐड करना चाहूँगा शायद कि अभी करंटली काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो ईवी है वो नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल से 4 या 5 लाख महंगी है, या फिर विच एवर द कॉस्ट इज। तो कंसिडर दिस एज जो आपका 4 या 5 लाख का जो कॉस्ट है, आप सेम कॉस्ट अगले 10 साल में फ्यूल में लगाने वाले हैं। बट ईवी में आपका बस वन टाइम वो कॉस्ट एंड उसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी लो रहता है। सिमिलरली इसमें मैकेनिकल पार्ट्स काफ़ी कम है, उसके कारण इसमें मेंटेनेंस कम है। तो पर किलोमीटर जब कॉस्ट आता है, अगर आप किसी कार का निकालेंगे ईवी का, तो इट हार्डली बैरली कम्स अराउंड लाइक 1 रुपी और समथिंग। बट अगर आप किसी डीजल व्हीकल के साथ कंपेयर करेंगे तो इट्स लाइक 10 रुपीज 12 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द एवरेज ऑफ द व्हीकल। तो ये जब अगर आप ये कॉस्ट पूरे टेन्योर में देखेंगे व्हीकल के लाइफ में, जो 15 साल के आसपास रहेगा, तो आफ्टर 4.5-5 ईयर्स आपका ईवी बेसिकली फ्री हो जाता है, वो आपको पैसा वापस दे रहा है।
सो दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट, जो करंटली एक स्टिग्मा है लोगों में कि बैटरी महंगी है, ईवी महंगी है। बिल्कुल। अभिषेक, यहाँ पर एक लोगों में ये भी है कि आफ्टर अ सर्टन टाइम, एक समय के बाद जब वो बैटरी पुरानी हो जाती है तो शायद वो इतना एवरेज ना दे पाए और उतना लॉन्गिटिविटी ना हो उसकी, क्या ऐसा भी है? यस, दैट्स ट्रू, बट उसमें एक और अच्छी चीज़ ये अभी करंटली क्या ऐड हुई है कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन बैटरी, जो यूज्ड बैटरी है, हाउ आर वी गोइंग टू रीयूज इट। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है करंटली। तो इन दैट सिनेरियो क्या हुआ है कि जो पुरानी बैटरीज है बेसिकली उसमें से होता क्या यूजुअली कि बैटरी के अंदर ना बहुत सारे सेल्स रहते हैं, ओवर टाइम वो सेल्स की लाइफ कम हो जाती है। अब अगर 10 बैटरी का पैक है तो उसमें अगर 1 या 2 सेल खराब हुई तो पूरी बैटरी की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो ये हो गई खराब बैटरी। अब क्या होता है यूजुअली जब रिप्लेस करते हैं बैटरी को तो इसमें से बस 1 या 2 सेल अगर हमने चेंज कर दी एंड उसको वापस ले लिया तो वो जो पुरानी बैटरी अगेन रीयूजेबल। तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, काफी कम लोगों को ट्रेनिंग है, काफी कम लोगों को नॉलेज है कि करना कैसे है। तो करंटली वी आर ऑल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे हम लोग जो बैटरी है उसको वापस ठीक करने के इस पे भी वर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लगातार काम जारी है, न्यू टेक्नोलॉजी है और हालांकि ग्रोथ काफ़ी देखने को मिल रही है और फ्यूचरिस्टिक है, तो काफ़ी स्कोप है इसमें भी। डॉक्टर गोपाल, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि न सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है ये ई व्हीकल्स, अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की तो उसके इंपोर्ट में भी कमी आएगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज फार एज इलेक्ट्रिक व्हीकल इज कंसर्न, बिकॉज इंडिया का जो इम्पोर्ट रेट है जी, जो डीजल एंड पेट्रोल इंपोर्ट करता है वो 95% ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल इज इम्पोर्टेड। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंपोर्ट ही करता है। सो कम्प्लीटली रिलाय करता है बाहर कंट्री के ऊपर। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की जो आ रहा है और आने की जो संभावना है आगे बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से हमारा काफ़ी फ़ायदामंद ये रहेगा कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे डीजल एंड ऑयल। तो काफ़ी जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारा फॉरेन एक्सचेंजेस जाता है तो वो सेव हो जाएगा हमारे लिए। सो फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट। ग्रेजुअली जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बट एट द सेम टाइम फॉर द टाइमिंग गवर्नमेंट का भी कुछ लॉस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूजुअली बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे यूजुअली गेट लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ द टैक्स, ऑयल टैक्स, ऑयल सेस के ऊपर मिलता है। तो ग्रेजुअली जब ऑयल बंद हो जाएंगे, मूविंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल रेजिम, सो जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो कम हो जाएगा। Not only that, government, both the governments, I mean at the center and the state, also disburses huge amount of subsidy. Subsidy both production subsidy है जो PLI की स्कीम में जाता है, कंज्यूमर को भी सब्सिडी दिया जाता है चार्जिंग स्टेशन के लिए, एंड डिस्काउंट जाता है गाड़ी में। सो ये सब्सिडी जो है दैट इज ऑल्सो डिसबर्समेंट गवर्नमेंट की चेक एक्सचेकर से जा रहा है। सो गवर्नमेंट के लिए अभी फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म government would lose some amount of revenue. But over time there would be a lot of benefits in terms of the environment, in terms of the reduction of the foreign exchange use for import and all. So काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे कंट्री के लिए। बिल्कुल। विक्रम जी, हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि ईवी आने के बाद किस तरह के बदलाव हमको हिंदुस्तान में, इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। हमने बात की यहाँ पर कि इन्वायरमेंट में बदलाव देखने को मिलेगा, दूसरा हमने यहाँ बात की कि फ्यूल के इंपोर्ट में कमी आएगी, और किस तरह का बड़ा बदलाव अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जो बदलाव आएगा तो लोगों की सेहत में भी, हेल्थ में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर बात करें कि लंग से जुड़े और हार्ट अटैक से जुड़े, हार्ट से जुड़े तमाम तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं, आपको क्या लगता है और किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे अगर हम गाड़ियों की भी बात करें तो? जो हेल्थ से रिलेटेड बदलाव हैं वो तो बड़े स्वाभाविक हैं, क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी कंट्री के लिए, और ख़ास तौर पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली दिल्ली में, मुंबई में, तो कोलकाता में। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा इन मेजर 3 सिटीज़ के लिए, और भी बाकी जो टॉप 100 सिटीज़ हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट के अलावा जो बदलाव हमें मिलेगा जहाँ जहाँ पर आज की डेट में आप देखिए, यदि किसी गाड़ी में फ्यूल आपको डलवाना है तो आपको पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, लेकिन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बदलाव आना वाला है जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काइंड ऑफ कमर्शियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, सेमी कमर्शियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा मार्केट में, और पर्सनल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाला है जी।
जो आज की डेट में आप गाड़ी का फ्यूल डलवाने, उसको रिफिल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फ्यूचर में आप चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे या फिर अपनी सोसाइटी में ही जो आपके कमर्शियल या फिर सेमी कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन लगे हैं इन सोसाइटी, वहाँ पे आप रिचार्ज करेंगे। या हो सकता है आप अपने घरों में रह रहे हैं तो अपने घर पे ही सीधा अडाप्टर लगाएंगे और उसको चार्ज कर लेंगे। जी, बहुत बड़ी सहूलियत। हाँ, एक बहुत बड़ा ये चेंज होगा जी, जो कि आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है या पार्शली देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह के बदलाव की उम्मीद आप करते हैं या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से देखने को मिलेगा? तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है कि लोगों में जो करंटली जो रेंज एंजाइटी है वो कम होगी। अब इसका एक और तरीके से इसको ऐसा देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम मोबाइल फ़ोन आया था तो मोबाइल फ़ोन जब फर्स्ट टाइम बैटरी के साथ आया तभी भी लोगों में एंजाइटी थी कि फ़ोन तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बट ओवर टाइम क्या हुआ है वी लर्न फ्रॉम इट कि ये ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू ईवी में भी यही चीज़ होने वाली है कि आपको रेंज एंजाइटी काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि चार्जिंग स्टेशन बढ़ जाएंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बढ़ रहा है ये डायरेक्शन में। अनदर थिंग इज़ कि अलग अलग अभी करंटली केमिस्ट्री की बैटरीज भी आ रही है, तो जो पहले जो था एनर्जी डेंसिटी पहले जब इतनी थी अभी काफ़ी कम हो गई है एंड इवेंचुअली वो और कम हो जाएगी। जब एनर्जी डेंसिटी और कम हो जाए तो उसमें हम लोग ज़्यादा एनर्जी डाल के, मतलब एक बैटरी में ज़्यादा एनर्जी रख के लेके जा सकते हैं, तो आपकी रेंज उससे बढ़ेगी। तो इस डायरेक्शन में जैसे सर ने बताया हाइड्रोजन सेल जो एक चल रहा है बेसिकली अभी स्टेबलाइज होने का है, बट वंस इट्स थोड़ा सा ऑन स्टेबल एंड तो उसमें जो एनर्जी निकल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट ईवी इज गिविंग अस नॉर्मल जो बैटरी में लेके जा रहे हैं जी। तो इन दैट डायरेक्शन आई थिंक दिस शुड आल्सो गो अहेड। बिल्कुल। यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल, अगर हम रेंज एंजाइटी की बात करें, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया था कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या ये बैटरी स्टेशंस बहुत कम हैं अभी, जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि दिल्ली और मुंबई में तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको क्या लगता है क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बहुत महंगा है बैटरी स्टेशंस बनाना और कितना समय लगेगा कि अभी फ्रीली जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी ई व्हीकल्स को एक जगह से दूसरे इंडिया के कोने तक ले जा सकें? सो ये जो रेंज एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है ये पार्टली जो है परसेप्शन बेस्ड है, पार्टली रियल है, जैसे अभिषेक ने बताया। क्योंकि कुछ लोगों को रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड। सो वो इशू तो है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी एक समस्या है कि पर्टिकुलरली व्हेन वीमेन जब ड्राइव करने के लिए निकलते हैं, सपोज घर में आपका एक गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड यू हैव अ डॉटर और सिस्टर, सो यू हैव समथिंग व्हिच इज कमिंग इन माइंड कि मैं उसको गाड़ी अगर दूं बीच में चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। सो ये बेसिकली रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम है। सो रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम जो हो रहा है, आप अगर देखेंगे अभी इंडिया में 12,000 के आसपास टोटल चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा है शायद आई थिंक मुंबई में एंड नेक्स्ट इज दिल्ली। सो इसका एक बड़ा प्रॉब्लम जो डिस्कशन नहीं हो रहा है अभी कि अगर हमने सिटीज़ को छोड़ के रूरल एरियाज को सपोज हम लेके जाएंगे तो रेंज एंजाइटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट एक्चुअली मैंने जैसे बताया पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली परसेप्शन, क्योंकि रेंज एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी रिजॉल्व इन मेनी वेज। जैसे आपने बताया चार्जिंग स्टेशन का वेराइटीज है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है, पब्लिक प्राइवेट मोड में चार्जिंग स्टेशन आ रहा है, होम चार्जिंग स्टेशन आ रहा है एंड कुछ कुछ स्टेट्स में भी ये पॉलिसी आ रहा है कि सपोज रूरल एरिया में आप चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, सो एक हाउस होल्ड के पास सपोज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो उसका जो होम चार्जिंग स्टेशन है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन, उसमें वो बिजनेस भी बना सकता है। सो ये जो रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली परसेप्शन बेस्ड, पार्ट ऑफ इट इज रियल which will be addressed over time. So I don't think range anxiety problem is going to be a major problem for us. Major problem for us is basically कि हम उसको जो परसेप्शन है हमारा उसको हम हटाना पड़ेगा, हम दूर भगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर गोपाल मानते हैं कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से इस तरह की एंजाइटी, इस तरह का डर लोगों में है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। डॉक्टर यहाँ पर विक्रमजीत जी, आप क्या समझते हैं, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिखाई देता है ई व्हीकल को लेकर के लोगों के बीच में, क्या चैलेंज है? रेंज एंजाइटी जो है वो एक वाकई में ही चैलेंज है। और दूसरा जो चैलेंज है इनिशियल कॉस्ट, जो कि इनिशियल कॉस्ट धीरे धीरे कम आने का संभाविक रास्ता हमें जो दिख रहा है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल से सोल्व हो रहा है। और बैटरी की जो कीमत है धीरे धीरे उसमें भी कुछ इजाफा आए, धीरे धीरे उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट आए।
R&D कॉस्ट कम हो, वो भी कम होने का चांस है। पर जहाँ तक रेंज एंजाइटी की बात है, उसका सोल्यूशन तो धीरे धीरे हो ही जाना है जी। क्योंकि आज की डेट में यदि चार्जिंग स्टेशन 12,000 हैं, वो एक मॉडल बना हुआ है इसके पीछे। इस मॉडल में काफ़ी जो स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने का एक बिजनेस मॉडल बनाया है जी। जिसमें वो फर्दर आगे इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करवा के उनको एक इनकम का सोर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जो कहती हैं कि आप एक आम आदमी एक चार्जिंग स्टेशन लगवा सकता है कहीं पर, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस मार्केट में लगा सकता है, इस ढाबे पे लगा सकता है, और उसको हम ये चार्ज करेंगे और उसके बदले में यदि मंथली इतना मीटर रन होता है तो ये उसका प्रॉफिट मॉडल है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये मॉडल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और जैसे जैसे बढ़ेगा, आज की डेट में कम लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की कीमत ज़्यादा है। यदि मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 10-12 लाख आज की डेट में कीमत है। तो जैसे जैसे ये इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा, चार्जिंग स्टेशन में भी R&D होगी, इसकी भी कीमत कम होगी और धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। एक सेकेंडरी बिजनेस का एक माहौल सा बनेगा, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, एक आम आदमी इन्वेस्ट करेगा, एक जॉब करने वाला इन्वेस्ट करेगा ताकि मैं एक सेकेंडरी इनकम ले पाऊँ। तो ये मॉडल बढ़ता जाएगा और इससे जो एंजाइटी है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जी, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह के मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं हमारे गेस्ट और इसका सॉल्यूशन निकल आएगा कह रहे हैं। यहाँ पर अभिषेक जी आपसे समझना चाहेंगे और क्या लिमिटेशंस आपको दिखाई देती हैं? क्या अगर हम ई व्हीकल्स की बात करें तो मॉडल्स भी लिमिटेड हैं, चॉइसेस लिमिटेड हैं कस्टमर्स के पास, और अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो बहुत कम प्लेयर्स हैं अभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में? करंटली तो वही इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ। तो करंटली काफ़ी मतलब अगर आप आईसी इंजन से कंपेयर करें तो हाँ उसमें तो लिमिटेड तो है, बट इसमें एक और चीज़ ऐसी है कि इसमें ग्रोथ फिलहाल एक्सपोनेंशियल है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 years 10 years ये प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी एंड लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी शिफ्टेड ओनली टू द ईवी सेक्टर। अभी जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि अगर आप SUVs की बात करें तो SUVs में अभी ईवी इंडिया में इतना फ्लरिश नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट्स है, थर्मल रनअवे ज़्यादा हो जाता है, बैटरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिसके कारण गाड़ी का वेट बढ़ जाता है। अब गाड़ी का वेट बढ़ जाता है तो पावर बढ़ जाती है, तो ये इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। तो ओवर टाइम अभी सिंस अभी जो दूसरी बैटरीज हम लोग जो डेवलप हो रही है न्यू केमिस्ट्री के साथ में, तो उसमें क्या डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी पावर की, तो उससे आपको कम वेट में ज़्यादा पावर मिल रहा है। तो सिमिलरली आप जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो स्लोली हमारे जो बड़े बड़े जो ट्रक्स है, जो लोडर्स है, slowly they would also move towards like a proper electric solution. But इसमें currently थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बट लाइक इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऑटोमोटिव से, अगर ऑटोमोटिव पिछले 150 years से अगर है यहाँ पे, तो ईवी इंडिया में आके हार्ड लाइक अगर R&D से भी देखेंगे तो लाइक 20 years ही हुए एंड वी आर ऑलरेडी एट अ पेस जहाँ पे हम लोग उसको कमर्शियली यूज कर पा रहे हैं। तो लाइक अब इसके बाद बस स्काई इज द लिमिट, सो दैट शुड नॉट बी अ थिंग। बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट। और तमाम एडवांटेजेस और चैलेंजेस की हमने बात की। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या कहेंगे डॉक्टर गोपाल? हमारे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आया है, पहला मुद्दा है, बट कुछ कुछ चैलेंजेस है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम कोबाल्ट पाना, ये एक चैलेंज है। सेकंड, जैसे आपने ग्रिड का कंपोजिशन चेंज करना, वो चैलेंजेस। तो कुछ चैलेंजेस पॉलिसी लेवल में, कुछ चैलेंजेस इंडिविजुअल लेवल में, जैसे परसेप्शन है, रेंज एंजाइटी है। तो ये सब चैलेंजेस जो है वो एड्रेस हो पाएगा एंड उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो मैं एक आगे अगर जाके देखूँ तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है इसका ग्रोथ एंड कंट्री के लिए, फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने बताया, फ्रॉम सोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ स्केल ऑफ कैपेबिलिटीज। जी बिल्कुल। यहाँ पर विक्रमजीत जी अगर बात करें, हम बैटरी की बात कर रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की कि बैटरी चार्जिंग स्टेशंस की हमने बात की, लेकिन सवाल यहाँ पर एक बैटरी डिस्पोज करने का भी हो रहा है। ये कितना बड़ा चैलेंज है और क्या सोल्यूशन है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बैटरी डिस्पोजल जो है उसमें एक जो केमिकल्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। इसके ऊपर भी काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी R&D हो रही है और इसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है कि हम इसको कैसे सस्टेनेबिलिटी में कैसे लाएं। ये सस्टेनेबल मॉडल तभी होगा जब हम एंड टू एंड सोल्यूशन निकालें, और एंड टू एंड सोल्यूशन में यदि हमने लास्ट में बैटरी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो फिर हम एक पूरे प्रोजेक्ट को स्वाभाविक रूप से शेप नहीं दे पाएंगे। इसका रिसाइकलेशन जो है उसके ऊपर भी R&D हो रही है और डिस्पोज ऑफ पे भी R&D हो रही है। इसको कैसे बेहतर तरीके से रिसाइकल कर सके,
कैसे बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सके, इसका सोल्यूशन जो है जल्द ही हमारे पास आएगा और हम इसको एक अच्छी डायरेक्शन में सस्टेनेबल मॉडल बना पाएंगे। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिनेरियो इन इंडिया, उसके टाइप्स और एडवांटेजेस की। सो एडवांटेजेस में एक जो लाइक हमने काफ़ी बार इसको रीइटरेट किया है इज़ लाइक द ग्रीन एनर्जी जो बोल रहे हैं हम लोग कि इसको चलाने में जो बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ द व्हीकल आपका जो एमिशन से काफ़ी कम हो जा रहे हैं। अनदर थिंग इज़ कि इसके बाद बेसिकली ई व्हीकल में एक चीज़ और क्या हो रही है कि आपके जो सिंस मूविंग पार्ट्स कम हो रहे हैं तो अब मूविंग पार्ट्स कम खराब हो रहे हैं। अब कम खराब हो रहे हैं तो उससे अपना जो वेस्ट आ रहा है वो भी काफ़ी कम आ रहा है। मेजरली इसमें जो वेस्ट आएगा वो बैटरी का ही रहेगा एंड लाइक जैसे सर ने कहा कि इवेंचुअली वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स द R&D ऑफ दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब करंटली हमने उसमें अलग अलग कुछ सोल्यूशंस भी निकाले हैं कि जो कुछ जो कोर लिथियम है या फिर जो कोर जो ये है बैटरी के जो बाय प्रोडक्ट्स है जो बाहर निकल रहे हैं जो बेसिकली हानिकारक है, तो उसको हम लोग बेसिकली एक और तरीके की उसको एक शील्डिंग में डाल के हम उसको अर्थ के अंदर फिलहाल डाल देते हैं बेसिकली, बट क्योंकि उसकी जो हाफ लाइफ है काफ़ी ज़्यादा रहती है, अराउंड 500 ईयर्स की हाफ लाइफ है। तो इसमें और भी थोड़ा R&D होगा वेयर वी आर एबल टू पुट इट इन अ प्रॉपर सोल्यूशन एंड यूज इट फॉर डिफरेंट बैटरी यूज केसेस एज वेल। बिल्कुल। यहाँ पर चलते चलते आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे डॉक्टर गोपाल। अगर हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी की और कहीं ना कहीं ई व्हीकल के यूसेज के बाद एनर्जी फॉर एवरीबडी अवेलेबल होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी ट्रांजिशन में। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सिक्योरिटी का बात चल रहा है, सो अगर हमने हर हाउस होल्ड को हर इंडिविजुअल को एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि हमारा ये जो एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लान है जो पॉलिसी एक्शन से वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमने एनर्जी को ट्रांजिट करें फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी, जैसे अभिषेक ने बताया। सेकंड ये इम्पोर्टेंट है कि उसको यूज करें इन मल्टीपल वे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। विक्रमजीत जी, डॉक्टर गोपाल, अभिषेक जी, आपने वक्त निकाला स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे तीनों गेस्ट, हम बात कर रहे थे ई व्हीकल सिनेरियो इन इंडिया, टाइप्स एंड एडवांटेजेस की। तो हमारे गेस्ट जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और तमाम तरह के एडवांटेजेस की हमने बात की। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि बहुत आसानी से ओवरकम किए जा सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है।